नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज भव्य स्वागत किया जाएगा। नेपाल के जनकपुर से अयोध्या जाएगा शालिग्राम शिला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज गोरखपुर आएगी शालिग्राम पत्थर और ऐसे में गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर, आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी हो गई है। नेपाल से जनकपुर से अयोध्या जाएगा शालिग्राम शिला। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे गोरखपुर के लिए आज दौरे पर पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति इसमें जुड़ी हुई है। गोरखपुर में आज भव्य तैयारियां की गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र, क्योंकि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है, क्या कुछ आज होगा इस दौरान? क्या कुछ आज महत्वपूर्ण उनके डे प्लान में शामिल है? आज गोरखपुर के दौरे पर शालिग्राम पत्थर आज गोरखपुर आ रहा है। शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम शिला, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शालिग्राम शिला आज गोरखपुर आएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचकर देखेंगे। और क्योंकि महत्वपूर्ण खबर ये सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, सीएम के दौरे से जुड़ी हुई, आज सुबह 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गया। हरेंद्र, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ आज उनका डे प्लान रहेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और नेपाल से जनकपुर होते हुए, बिहार होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। जो शालिग्राम की पत्थर उसका पूजा आराधना और स्वागत करेंगे। पूजा आराधना करने के बाद 7 बजे शाम के समय जो पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे, उनके पुत्र फतेह बहादुर, पूर्व सरकार की मंत्री, वन मंत्री रहे फतेह बहादुर के लड़के का तिलक उत्सव समारोह है, उसमें शिरकत करने की बात आ रही है। सूत्रों के माध्यम से खबर मिल रही है। खासतौर से उस कार्यक्रम के बाद कल सुबह फिर वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो सबसे बड़ी बात रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि जो शालिग्राम का पत्थर आ रहे हैं, जिससे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी, उसका भव्य स्वागत करने के लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वह गोरखपुर पहुंच रहे हैं। हरेंद्र, क्योंकि शालिग्राम का पत्थर गोरखपुर आ रहा है, ऐसे में आपसे इसकी महत्ता जानना चाहती हूँ। किन मायनों में ये पत्थर महत्वपूर्ण है? देखिए, शालिग्राम का जो पत्थर है, खास तौर से हर हिंदू के घर में जो ठाकुर जी के नाम से पूजा की जाती है, वो शालिग्राम के पत्थर की ही पूजा की जाती है। ठाकुर
महाराज के रूप में पूजा आराधना करने से, और खास तौर से इस समय जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में भगवान की पूजा आराधना करने से लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है खास तौर से। और शालिग्राम का पत्थर जिस घर में रहता है वहाँ मांस मदिरा सहित बहुत कुछ ऐसे चीज हैं जो प्रतिबंधित हो जाते हैं, और उसी पत्थर की मूर्ति से भगवान श्री राम का मूर्ति पत्थर से बनाई जाएगी। और खास तौर से जो तराशने वाले हैं वो तराशने वाले 2 तारीख के बाद से उस शुरुआत कर देंगे जब वो अयोध्या पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात रही कि वो पत्थर नेपाल से चल करके पहले जनकपुर गया है, और जनकपुर में जो मुख्य जनकपुर का वहाँ मंदिर भवन है, उस भवन में रख करके पहले 24 घंटे तक उसका रामचरितमानस का पाठ हुआ है, पूजा आराधना हुई है, उसके बाद वहां से वह रवाना हुआ है। तो हरेंद्र, क्या ये नेपाल की संस्कृति और भारत में गोरखपुर की संस्कृति दोनों के साथ जुड़ाव रखेगा, और ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम इसके लिए रखा गया है? देखिए, जिस तरीके से रोटी और बेटी का नेपाल और भारत से रिश्ता सदियों से चला आ रहा है, उसमें एक प्रागढ़ता और लाएगी। यह जो एक संदेश देने का काम किया जाता है कि नेपाल के रिश्ते हमारे कमजोर नहीं, हमारे मजबूत हैं। नेपाल एक अंग के रूप में, भारत का एक अंग के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल से जिस तरह के रिश्ते बनते हैं, वहाँ के खून और यहाँ के खून जब मिलते हैं तो सनातन धर्म में जो कहा जाता है कि परिवार की बढ़ोतरी की जाती है, तो इस बढ़ोतरी को लेकर के खास तौर से इस रिश्ते को प्रागढ़ और बनाने का काम ये शालिग्राम का पत्थर जो गंडक नदी से निकाल करके लाया जा रहा है, और काफी खोजबीन के बाद ये पत्थर मिले हैं और उसको लाया जा रहा है। इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में और प्रागढ़ता बनेगी। ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हरेंद्र। वहीं गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराए गए अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा दी गई है। अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही साथ सोमवार को मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान उसे दोषी करार दिया गया है और एटीएस एनआईए की कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरान मुर्तजा को इसे देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमला के आरोप में दोषी करार दिया है। सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र, क्योंकि अब ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक सबक सिखाया गया है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया था मुर्तजा ने, और अब फांसी की सजा उसको सुना दी गई है। देखिए, हिंदू पूर्वांचल के खास तौर से प्रतीक लोगों का कहे जाने वाले गोरक्षनाथ मंदिर में यह संदेश, यह गलत संदेश देने का काम 4 अप्रैल 2022 को किया था। और जहां पर सिपाहियों ने रोकने का प्रयास किया, जो पीएससी के जवान थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो इसे रोकने का प्रयास किया और धारदार हथियार से उन पर हमला भी किया था। काफी लोगों को कम से कम घंटों तक छकाया रहा मंदिर में। काफी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा गया और इस तरह के मंसूबे पालने वालों को एक संदेश दिया गया है कि भारत एकता का परिचय है और एकता के परिचय में विघ्न डालने वाले की सजा वही होगी जो मुर्तजा के लिए सजा सुनाई गई है। इस सजा की सराहना पूरे देश के लोग कर रहे हैं और खासतौर से गोरखपुर के लोग इसको एक सरकार की जो पहल रही शुरू में और जो अधिकारियों की पहल रही, आज जिस एनआईए और एटीएस कोर्ट से उसे फांसी की सजा सुनाई गई है, एक ऐतिहासिक फैसला है। और इससे गलत मंसूबे पालने वालों को एक बार सोचना पड़ेगा कि इस तरीके के मंसूबे करेंगे तो हमारी भी सजा वही होगी जो मुर्तजा की हुई है। बिल्कुल हरेंद्र, बेशक ये एक सबक रहेगा। और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कुछ तिथियां भी सामने आ गई है, कब उसे फांसी दी जाएगी?
देखिए अभी तिथि तो तय नहीं हुई है, लेकिन मुर्तुजा के अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय के शरण में हम अपनी हाजिरी लगाएंगे और उनको फांसी पर रोक लगाने की हम गुहार लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से कल मीडिया कर्मियों पर उसके परिवार के लोगों ने जो है कि अपना बयान जारी किया और मीडिया को बुरा भला कहा घर पे जाने पर, कहा तो इससे तो नहीं लगता कि उच्च न्यायालय भी उन्हें बख्शेगा, क्योंकि सजा का एक जो प्राविधान रहा है वो प्राविधान खास तौर से कोर्ट ने सुनाया है और कोर्ट के हर फैसले का स्वागत सभी को करना चाहिए। अगर मीडिया उस चीज को दिखाना चाहती है तो उसके परिवार के लोगों का कहना है कि मीडिया बढ़ा चढ़ा करके दिखाती है, जिसके कारण हमारे भतीजे को फांसी की सजा सुनाई गई है। कहीं न कहीं अपने भतीजे को बचाने का भरपूर लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने उनके प्रयासों, उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए जो सजा सुनाई है, लोगों द्वारा इसकी तारीफ की जा रही कि इस तरह की हरकत करने वाले, चाहे गोरखपुर हो, बनारस हो, अयोध्या हो या मथुरा हो या कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर हो, मंसूबे पालने वालों की सजा फांसी ही होगी। इससे वो सबक लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। उत्तराखंड के सीएम ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और आपको बता दें कि सीएम धामी ने सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम और उत्तर प्रदेश के सीएम की ये शिष्टाचार भेंट थी। तस्वीरें लगातार न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है इस शिष्टाचार भेंट से जुड़ी हुई, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये शिष्टाचार भेंट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की और सीएम पुष्कर सिंह धामी की, किन मायनों में महत्वपूर्ण? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार मुलाकात की थी। हालांकि इसको ज्यादा कोई राजनीतिक तौर पर नहीं देखा थी, क्योंकि जो जानकारी के अनुसार ये लखनऊ दौरा था, एक निजी कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी आएगा, तो बतौर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से मिलना होता है, तो वो एक फॉर्मेलिटी के रूप में मुलाकात हुई है। हालांकि तमाम मुद्दे के बाद जब कोई दो बड़े लोग बैठते हैं तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं, चर्चा होती है और चर्चा का ही फल रहा था कि देखा गया तमाम संपत्तियां जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में जो हस्तांतरित होनी थी लेकिन नहीं हो पा रही थी लंबे समय से, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों की आपसी बातचीत के चलते ही वो संपत्तियां हस्तांतरित हो पाई थी। निश्चित तौर पर ऐसे तमाम छोटे बड़े मुद्दे होते जिन पर चर्चा हुई होगी। तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे थे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार की नीति रीति है उसके बारे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बताया गया होगा। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, G20 कार्यक्रम होती है, इसको लेकर के भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में दोनों ही जो सीएम हैं काफी अलर्ट तौर पर अपने अपने प्रदेश में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे में इनकी ये भेंट कई मायनों में आगे भी देखी जा रही है। बेशक से निजी भेंट रही हो, शिष्टाचार भेंट रही हो, लेकिन ऐसे में दोनों ही सीएम अपने अपनी जगहों पर अपने अपने प्रदेश में काफी अव्वल है। बिल्कुल, अगर बात करें तो दोनों सीएम हैं उनसे लिखा जाता है कि वो अपने एक बार निर्णय लेते हैं उसको पूरा करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये देखा गया कि उन्होंने दोबारा से अपनी जिम्मेदारी संभाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी दोबारा से अपनी जिम्मेदारी संभाली। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो कार्यशैली है वो आज जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उसको पसंद है। उसके चलते ही तमाम विरोध के बावजूद भी उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। वही उत्तर प्रदेश में के जो मुख्य मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बेहतर काम किया, जिसके दम पर उन्होंने एक बार फिर सत्ता अपने हाथ में काबिज की। निश्चित तौर पर दोनों की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। कुछ तमाम ऐसे बिंदु रहे होंगे जिन पर जरूर अवश्य चर्चा हुई होगी निश्चित तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज से आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। 26 मार्च तक खुलेगा अमृत उद्यान और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अमृत उद्यान खुलेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से आम लोगों के लिए अमृत उद्यान खुल जाएगा। लोग जाकर के वहां के मनमोहक वातावरण का लुत्फ उठा सकते हैं, देख सकते हैं क्या कुछ उधर खास है, क्योंकि अमृत उद्यान काफी सुंदर और
उसकी सौंदर्य अपने में ही एक मिसाल है। आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और खास तौर पर बात करें तो 26 मार्च तक खुला रहेगा। आम लोग जाकर वहां पर घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं अमृत उद्यान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के जलगांव में लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने संबोधन भी दिया और कहा कि भारत दुनिया में तेजी के साथ उभर रहा है। दुनिया के हर मंच पर भारत की ताकत अब दिखाई देती है। भारत एक के बाद एक तमाम पैमानों पर अपनी पकड़ बना रहा है। नए नए आयाम भारत में आ रहे हैं। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा और जिस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है। 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह हर भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। ये पंचप्रण गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने लाखों हिंदुओं को बलिदान देना पड़ा, पूज्य संतों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जब आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी वे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी। वहीं दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी रही और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया गया था और दर्शाया गया था।
वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने और उनके द्वारा धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि धार्मिक ग्रंथ और भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है और ना मैं उनके खिलाफ हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा था, रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश की गई। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी के साथ जाता। साथ ही अखिलेश यादव ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई सवाल नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले क्यों नहीं आई? पहले भी तो आ सकती थी, लेकिन 24 का चुनाव आने से ठीक पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5, 6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को। मैं आपसे कह रहा हूं, तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।